अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन की बड़ी बैठक 26 जून को होगी। क्या ये एपीसी हुकूमत के लिए किसी किस्म का खतरा साबित हो सकती है? जबकि आम सवाल ये है कि मरियम नवाज की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना क्या दुरुस्त नहीं होगा कि ऑपोजिशन को अपने अंदर ही ऑपोजिशन का सामना है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा इसमें बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के 3 खिताबात के बावजूद एमएनएसटी स्कीम कामयाब होती नज़र क्यों नहीं आ रही। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी मैदान में अपनी बका की जो है पाकिस्तानी टीम जंग लड़ रही है। क्या वो ये जंग जीत पाएगा? लेकिन पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑपोजिशन की एपीसी की। नाजरीन, ऑपोजिशन सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करेगी। ऑपोजिशन का एहतजाज सिर्फ पार्लियामेंट तक ही महदूद रहेगा। इस सवाल का जवाब 26 तारीख को ऑपोजिशन की बड़ी बैठक यानी एपीसी में हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि करप्शन के मुकदमात में घिरी ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाकर हुकूमत के लिए मुश्किल खड़े करने की पोजीशन में है या नहीं, या ऑपोजिशन को इस मामले पर अपने अंदर से ही ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मौसमी हालात इसके मुताबिक हैं और ना ही मुल्की हालात। जबकि मौजूदा हालात में जियालों और कारकुनों को चार्ज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो जियाले, वो कारकुनान जो अपने लीडरान की गिरफ्तारियों के खिलाफ सरापा एहतजाज नहीं बने, वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर कैसे आएंगे? जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि हुकूमत गिराने या ना गिराने का जो फैसला है ये एपीसी में होगा। सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन का मकसद हुकूमत गिराना है या हुकूमत को प्रेशराइज करना है? दूसरी तरफ हुकूमत ऑपोजिशन की एपीसी को अपने प्यारों की करप्शन करार दे रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अब्बू बचाओ तहरीक करार दे रही है। हुकूमत इसको संजीदा हमें लेती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत इसको संजीदा क्यों नहीं ले रही है? वज़ीर आज़म तो बहुत बार ये कह चुके हैं कि हम ऑपोजिशन को खाना भी देंगे, कंटेनर भी देंगे, पेशकश हो चुकी हुकूमत की जानिब से। क्या हुकूमत को ऑपोजिशन की इस तहरीक को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज़ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मसाके मैशियत को जो मजाक मैशियत कहा, उसमें एक इख्तलाफात भी मुस्लिम लीग नून के दरमियान खुलकर सामने आए। सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ऑपोजिशन ने खुद ही हुकूमत को मिसाके मैशियत की तजवीज़ पेश की थी। शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने कहा था कि आइए मिलकर इकनॉमिक पॉलिसी पर हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलते हैं। लेकिन कल मरियम बीबी की जो एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मिसाके मैशियत को मजाक मैशियत कहा और उसके बाद ये तासुर उभरा कि शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया और है, राय और है, नवाज शरीफ साहब का बयानिया और है, क्योंकि उन्होंने कहा मरियम साहिबा ने कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि इस हुकूमत के साथ हम कोई मिसाके मैशियत करें। अब पॉलिसी किसकी चलेगी? जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या जो बात मरियम बीबी कर रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जितने भी आज ये डिस्कशन जो है बहुत सारे चैनल्स पे हो रही है और उन सारे चैनल्स पे मैं नोट कर रहा हूं कि एक चीज़ को मिस किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने 2 दफ़ा, शायद 3 दफ़ा ये कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी ज़ाती राय है कि इनके साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के साथ कोई जिसने मैशियत का बेड़ा गर्क किया उसके साथ मिसाके मैशियत नहीं होगी। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी पैगाम दिया है साथ में। देखें, ये बिल्कुल हमारे यहाँ ये सोचें मौजूद हैं। कुछ लोग चाहते हैं इस हुकूमत को वक़्त दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं वक़्त ना दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि अवाम की भलाई के लिए आप जैसे हमारी पूरी एपीसी है, हमें अपना रोल अदा करना होगा और वो रोल एपीसी में डिसाइड हो जाएगा। तो ये कह देना कि ये पार्टी की 2 पॉलिसियां आ गई हैं, ये ऐसी बात नहीं है। पार्टी की एक ही पॉलिसी है और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ उसको एंडोर्स करेंगे। एक ऑफर दी गई है उनको फ्लोर ऑफ द हाउस। ये जो इस वक्त जो हमारी इनके साथ गवर्नमेंट के साथ अगर कोई पॉलिसी सामने आएगी तो वो एपीसी के बाद आएगी। हमारी राय हो सकता है हमें अपनी राय सरेंडर करनी पड़े, बाकियों की राय को मानना पड़े। हम सब एक पेज पे होके हुकूमत ने तो अब इस पर कमेटी भी बना दी है ना, हुकूमत भी चाह रही है, हुकूमत पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, इस पर कमेटी भी बना दी है। तो अब तय हुआ कि 26 जून को एपीसी के बाद फैसला होगा कि मिसाके मैशियत करना या नहीं करना।
एग्जैक्टली उसी के अंदर फैसला होगा और ये यूनाइटेड फैसला होगा इंशाल्लाह। सही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तहकीकाती कमीशन जो है वो भी काम करे, तहकीकाती कमीशन जो हुसैन असगर साहब की सरबराही में बनाया, जो पिछले 10 सालों के जो कर्जे हैं उनकी तहकीकात के लिए, और दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के साथ मिसाक मईशत पर भी जो है ना वो बात चलती है। ये चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं, साथ साथ ये दोनों चीज़ें चल सकती हैं। जाहिर है तहकीकाती कमीशन ने पिछले 10 सालों के जो तहकीकात करनी है, पीपल से भी पूछगिछ होनी है, नून लीग से भी पूछगिछ होनी है। एक तरफ आपको वहाँ बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप मिसाक मईशत पर हुकूमत के साथ बैठेंगे। चल सकता है इस तरह मामला? देखें, तहकीकाती कमीशन तो एक भौंडा मजाक है कौम के साथ, और उसकी वजह यह है कि जितने कर्जे आप बाहर से लेते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन उसको आपको तारीख वार उसकी एक तफसील दे देगा, और जहां अगर वो बजट डेफिसिट में खर्च हुए या किस बजट के एलोकेशन में गए, वो चेक कौन कौन से इशू हुए वो आपको स्टेट बैंक रिपोर्ट दे देगा। उसके अंदर किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन हमें जो एतराज है उसके ऊपर, एक तो यह है कि उसमें गैर मुनासिब लोगों को बिठाया गया, एक न्यूट्रल जज को बिठाना चाहिए, और उसमें इनके अपने 10 महीनों को भी इंक्लूड करना चाहिए और मुशर्रफ के दौर को भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर ये ऐसा कमीशन बनाते हैं जो 10 महीने आज की सिर्फ कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन के 10 साल वो पे कह रहे हैं बनाते हैं, हमने जो कर्जे लिए हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके अंदर वो मुशर्रफ का दौर भी ऐड होना चाहिए, जिसके अंदर अमेरिका कहता है हमने 33.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान कहता है कि हमें इतने पैसे नहीं मिले। वो सबसे बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ। वो दौर अगर इंक्लूड नहीं होता तो ये बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ जो ये आजकल कर रहे हैं, ये उसकी कंटिन्यूटी है, और ये उसमें से कुछ नहीं निकलेगा सवाए इसके कि जैसे ये कहते थे 10 अरब डॉलर की यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हमारी मईशत आईसीयू में चली गई है, यहां से 12.5 अरब रुपया रोज का चोरी होता है। वो सारी चीजें, वो ट्रक की बत्ती थी, उसके बाद एक रुपया नहीं आया, और आज तक ये कहते थे हमारा एजेंडा करप्शन खत्म करना है। आज इनको सवाल पूछें कि आप कितने डॉलर वापस ले आए हैं, जवाब कोई नहीं। आपने इनसे पूछें कि आप कितने डॉलर ले आएंगे, उसका जवाब कोई नहीं। तो ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम का बेड़ा गर्क भी साथ साथ कर रहे हैं। अवाम की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आटा महंगा हो गया। अभी इन्होंने बजट पेश किया है, उस बजट से पहले इन्होंने अपना ये सर्वे दिया हमें 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बड़ी बड़ी जो आपके अहदाफ थे वो सारे गिर गए, और बजट के अंदर किसी एक को ठीक करने का कोई मंसूबाबंदी तो आप लोग हुकूमत के सामने ये मुतालबा भी रखेंगे एपीसी के बाद कि आप लोगों ने जो तहकीकाती कमीशन बनाया है जिन इदारों पर मुश्तमिल, उसको बदला जाए, क्योंकि ये आप लोगों के तकाजों के मुताबिक नहीं है? सबसे पहले तो जो भी कमीशन बने पाकिस्तान में, और किसी चीज का भी कमीशन बने, उसका सरबराह एक न्यूट्रल एक्सेप्टेबल आदमी होना चाहिए। हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे बना दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर उसके टीओआर जो हैं वो ऐसे हों जो सबको कवर करें, और वो सिर्फ ये नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को कवर करें। ये जो है ये इंतकाम की सियासत है, और जो वो बातें रोज करते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, निकलेगा इंशाल्लाह कुछ नहीं। कोई खौफजदा नहीं है हम, लेकिन कम से कम को दुनिया को बता दें कि आपके अंदर कोई ईमानदारी है, आपके अंदर कोई रवादारी है, आपका कोई बैलेंस्ड पिछले अप्रोच 10 सालों में आप लोगों ने कर्जे बिल्कुल सही जगहों पर पैसा इस्तेमाल किया, मुल्क की तरक्याती कामों पर खर्च किया, जो आप कर्जे लेते रहे, तो फिर तो कोई डर खौफ होना ही नहीं चाहिए। फिर कोई भी तहकीकात कर ले, उसमें आईबी हो, उसमें आईएसआई हो, उसमें नैब हो, उसमें एफआईए हो, फिर तो कुछ आप लोगों को एतराज होना ही नहीं चाहिए। ना एतराज है भी नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर शैतान को तो नहीं हम मानेंगे कि कोई आप किसी को मर्जी बिठा दें। हम शरीफ आदमी चाहते हैं कि आप ले आएं जो एक्सेप्टेबल हो सारों को, और उसका टेन्योर जो है वो सारी हुकूमतों के ऊपर आ जाए, और हमसे शुरू कर लें, हमारे 5 साल से शुरू कर लें, लेकिन कवर सारों को। तो आपका मतलब है हुसैन असगर को तब्दील किया जाना चाहिए, ये मुतालबे आप लोगों का? हाँ बिल्कुल। उसको कैसे सिलेक्ट किया गया? व्हाट इज द मेरिट? इमरान खान की पसंद, जैसे मानी साहब को लगा दिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, एक और आप अपनी पसंद का बंदा ले आएंगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। सही। तो इसका मतलब ऑपोजिशन इस तहकीकाती कमीशन को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की ये चीज भी एपीसी में जेर गौर लाई जाएगी? नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एपीसी में इस तहकीकाती कमीशन में अगर नून लीग को बुलाया जाएगा, आप लोग पेश नहीं होंगे? देखिए, अगर तो उसकी कानूनी हैसियत होगी और हम उसके ऊपर हो सकता है हम उसको चैलेंज भी कर दें,
अगर उसकी कानूनी हैसियत होगी तो हम पेश होंगे, हमें कोई खौफ नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, आप पेश होते हैं, पेश हो जाएंगे। अच्छा राणा साहब, आपके भी नॉलेज में होगा कि एतजाज अहसन साहब ने बिलावल भुट्टो को शरीफ खानदान से मोहतात रहने के कुछ मशवरे दिए हैं। फरमाते हैं कि क्या मालूम कब कोई सीटी बजाए, शरीफ खानदान खामोश हो जाए। नवाज शरीफ जो है वो मायूस हैं, अब बाहर से सिफारिश नहीं आई है, इसलिए मकामी तौर पर दबाव डालना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ जेल काट नहीं सकते, आसिफ जरदारी जेल काट लेते हैं। फिर भी पहले भी मरियम नवाज शोर के बाद एकदम खामोश हो गई। बिलावल को मैं एहतियात का मशवरा देता हूं, लेकिन पार्टी में और भी बड़े सियाने हैं। इसका मतलब अदम एतमाद और एक जो ट्रस्ट, एक डेफिसिट है आप लोगों के दरमियान, ये अभी कम नहीं हुआ। तो कैसे 2 मुलाकातें होगी, उन 2 मुलाकातों में फिर हुआ क्या था अगर ट्रस्ट ही नहीं आप लोगों के बीच में? देखिए, अगर उनके एक पार्टी के मेंबर को हमारी पार्टी के साथ कोई शिकायत है और जाती शिकायत हैं, तो मैं उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकता। बिलावल ने भी कहा था, याद है आपको पिछले हफ्ते जब वो रायविंड गए, जाती उमरा गए, उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि मरियम बीबी जो है वो सच्चाई के साथ चलेगी। तभी सवाल उठना शुरू हो गए थे, कहीं ना कहीं अदम एतमाद है दोनों पार्टियों के दरमियान। देखिए, जब आदमी तकरीर कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, चॉइस ऑफ वर्ड जो है ये पॉजिटिव बात है कि उनको उम्मीद है, और उस मीटिंग के बाद उनको जो उनके कोई खदशात एतजाज आसन जैसे लोगों ने उनके जहन में बिठाए होंगे, उसके बाद वो आके कहते हैं कि नहीं, मैं पूरी उम्मीद हूं। तो अगर वो पूरी उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, तो देखें ये मीटिंग जो होती है, हम 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं, इनमें आइस ब्रेकिंग होती है। इसमें आप एक दूसरे के नुक्ता निगाह को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, आप एक असेसमेंट करते हैं कि क्या हम साथ मिलकर चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, और बाकी जो है कोई अगर कमी होगी तो वो इंशाल्लाह एपीसी के अंदर डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब हमारे साथ थे। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान, वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, 26 जून को अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हुकूमत इसको संजीदा ले रही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो क्या करने जा रहे हैं? वो तो इस बड़ी उन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी है, हुकूमत को गिराना है, नहीं गिराना है, बजट मंजूर करना है, नहीं करना है। जाहिर है बजट मंजूर करवाने के लिए आप लोगों को उनकी हिमायत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल इनकी हिमायत नहीं चाहिए। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम मेंगल साहब नाराज हुए हैं। कैसे नंबर पूरे हैं? मेंगल साहब एपीसी में जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे अलाए हैं। नहीं, हमारे दोस्त हैं, अलाए हैं। वो एक डेमोक्रेटिक पर्सन है, उनकी फ्री विल है, जहां पे मर्जी शिरकत करे, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन वो हमारे अलाए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें कोई मसला नहीं है बजट पास करवाने में इंशाअल्लाह। लेकिन एक कंफ्यूजन सी है डॉक्टर साहब, एक तरफ मिसाके मईशत की बातें हो रही हैं, हुकूमत भी मिसाके मईशत के लिए अब तैयार हो रही है। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि तहकीकाती कमीशन जो आप लोगों ने बनाया है, हुकूमत ने बनाया है, उसके सरबराह जो बनाए हुसैन असगर, वो उनको कबूल नहीं है, उनको बदला जाए। तो लगता है कि अभी कुछ शराइत रखी जाएंगी, कुछ डिमांड्स रखी जाएंगी, मुतालिबात रखे जाएंगे, फिर कुछ मिसाके मईशत में मामलात आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों के। इनको कबूल कौन है मुझे बताइए? आईएसआई का नुमाइंदा उसमें कबूल नहीं है, एमआई का नुमाइंदा उसमें कबूल नहीं है, हुसैन असगर इनको कबूल नहीं है, शहबाज गिल स्पोक्स पर्सन पंजाब हुकूमत इनको कबूल नहीं है, असेंबली में मैं गैलरी में जाके बैठ जाऊं कबूल नहीं हूं। इनको कबूल कौन है मुझे ये बताइए? चीफ जस्टिस साकिब निसार कोई न्यूट्रल जज लगा दें, कोई जज साहब जो इनके खिलाफ फैसला देने को कबूल नहीं है। अब आप मलिक कयूम साहब को लगा दें, इनसे पूछिए, मलिक कयूम साहब को लगा दें जो इनका टेलीफोन सुन के तो फैसले दे दे, उनको लगा दें। अच्छा, ठीक हो गया। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी मरियम बीबी की, जिसमें उन्होंने बड़े कंसर्न्स उनके सामने आए, बड़े कंसर्न्स उन्होंने शो किए अपने वालिद साहब की सेहत को लेकर। अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को स्वेयर हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी का इशू है,
स्टेज 3 पर उनकी किडनी है, हमेशा के लिए वो डायलिसिस पर जा सकते हैं। अगर उनको उनकी मजीद कोई खतरा हुआ तो हुकूमत इनकी जिम्मेदार होगी, हम उनको मुर्सी नहीं बनने देंगे। सवाल मेरा आपसे करने का मकसद ये है कि आप इन मामलात को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी करते हैं, नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामलात को आप जानते हैं बखूबी, तो क्या अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या उनका ठीक तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, पंजाब हुकूमत सहूलियात फराहम नहीं कर रही है, अब उनके गुर्दों का जो मसला है वो ज़्यादा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, तो अब मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि नवाज शरीफ साहब की जो उम्र है और जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि ही हैज टू लिव विद दिस एलिमेंट, जो भी उनकी जो इलनेस है उसके साथ उन्हें रहना पड़ना है। ये ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो उसको उसके साथ रहना पड़ता है। अगर वो अच्छी डाइट मेंटेन करे, लाइफस्टाइल मेंटेन करे तो वो ठीक रहता है। इसी तरह वो दिल के आर्जे में है, उनका ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, उनको इसके साथ रहना पड़ना है। रही बात उनको सहूलतों की या उनकी मौजूदा सेहत कैसी है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, या कोई भी और इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है, किसी के 100 फीट के रेडियस में दिल का अगर उन्हें आर्जा हो जाए तो उनके 100 फीट के रेडियस में मुकम्मल फैसिलिटी की कोई कार्डियो सेंटर मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक शख्स के 100 फीट के इर्द गिर्द मौजूद है और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पंजाब गवर्नमेंट ने पहले भी जेल में 21 कार्डियोलॉजिस्ट और 21 टेक्नीशियंस की ड्यूटी लगा के कार्डियो सेंटर बनाया था, अभी भी बनाया है। इनके इसी पॉलिटिकल नैरेटिव, रेटरिक और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए। आल्दो उसके ऊपर बहुत सारा पब्लिक पैसा जाया हो रहा है, मैं जाया इसलिए कह रहा हूं कि मियां साहब को उसकी जरूरत नहीं है असल में, लेकिन क्योंकि ये बार बार गलत बयानी की जाती है टेलीविजन पे आके। क्यों है कि आप लोगों ने तिब्बी बुनियादी जो सहूलतें उनको दी जानी चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, इनके कंसर्न्स है ना। मैं उनके कंसर्न्स का जवाब नहीं दे सकता। कंसर्न्स तो बहुत सारे लोगों को होते हैं और वो गलत भी हो सकते होते हैं। मैं आपको हकाइक का जवाब दे सकता हूं। आपको कार्डियो सेंटर बताया, आपको यह बताया कि हमने इन राइटिंग नवाज शरीफ साहब को लिखा कि वो पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहें, प्राइवेट से और या गवर्नमेंट से, हम उनका इलाज करवाने को तैयार हैं। हमने ये भी लिखा कि अगर वो बाहर से अपने डॉक्टर्स यहां बुला के इलाज करवाना चाहें, हम उसमें भी तैयार हैं। ये हमने इन राइटिंग दिया उन्हें। उसके बाद उन्होंने हमें जवाब देने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जो मरियम साहबा ने सीक्रेट रखा हुआ था, मरियम सफदर ने, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो सीक्रेट नहीं दिया। उन्होंने वो सीक्रेट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, ना ही उन्होंने वो सीक्रेट जो है वो हाई कोर्ट में दिया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाता कि वो कहते हैं मेरे वालिद की तबीयत खराब होती है, उनको लाइन में रखा जाता है, उनको बताया ही नहीं जाता। बयानी करती हैं वो, ये गलत बयानी करती, ये गलत बयानी करती है। उनको गैस की शिकायत भी होती है तो सबको पता होता है, उनको क्या आप लोगों को भी पता होता है, फौरी तौर पर स्टेटमेंट इशू हो जाती है। अगर इनको पता नहीं होता तो आप इनकी गलत बयानी और झूठ को अगर आपने देखना है तो आप सिर्फ इनके पिछले 6 महीने के ट्वीट्स निकाल लें और देख लीजिए कितनी रिपीटेडली हर दूसरे दिन ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है, आज उनको ये हो गया है, आज उनकी रिपोर्ट में ये आ गया, आज उनकी रिपोर्ट में ये आ गया। ये इस तरीके से कमेंट्री कर रही होती हैं जैसे ये बेड की राइट साइड पे खड़ी हैं उनकी, और तमाम रिपोर्ट्स ये खुद पढ़ रही हैं। हालांकि ये मेडिकल के पहले साल में ही, पहले सेमेस्टर में फेल हो गई थी, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स को इस तरीके से जाकर बताती हैं रोज ट्विटर पे। तो अगर इनको पता नहीं होता तो ये तमाम रिपोर्ट्स रोज कैसे बताती हैं नवाज शरीफ साहब की? तो ये इनका गलत बयानी का पुराना वतीरा है। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी आपको याद होगा। फिर कतरी लेटर वो भी याद होगा, फिर कैलबरी फॉन्ट वो भी आपको याद होगा। तो ये गलत बयानी की पुरानी रीत है, यहाँ पर नई नहीं है, वही गलत बयानी है यहाँ कर रही है। बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए एक खत भी लिखा। अभी भी डॉक्टर्स, ईद वाले दिन भी डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया। पिछले पूरे हफ्ते का मैंने मीडिया को बताया, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके खाने की रूटीन बताऊं, लेकिन पूरा 11 से लेके 21 जून तक मैंने पूरी रूटीन बताई। एवरी डे उन्होंने गोश्त खाया अपने खाने में। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, लंबी उम्र दे और वो रोज खाएं, 3 टाइम में गोश्त खाएं, मेरी दुआ है। लेकिन जब ये झूठा बहतान लगाएंगे पंजाब गवर्नमेंट पे कि हम उनका इलाज नहीं करवा रहे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप घर से रोज उन्हें गोश्त भेजते हैं और वो खाते हैं। 90% बॉल बंद हो अगर आपके दिल के, तो आप इतनी हाई प्रोटीन फूड नहीं खा सकते। ये एक पागल को भी पता है। तो ये आवाम को पागल बनाने की कोशिश ना करें। टैक्स पेयर के पैसे पे पहले ही उनको बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जो फैसिलिटीज वो ड्यू नहीं होती उनके लिए वो भी उनको मिल रही हैं। तो मजीद एक्सप्लॉइट इस सिचुएशन को वो ना करें। हाँ, ये अपने जमाने में लोगों की जुबानें कटवाते थे, अपने अपोनेंट्स की। इमरान खान साहब की क़यादत में हम ना ऐसा वतीरा अपनाते हैं, ना हमारे लीडर की ऐसी सोच है।
जिनको ये छोटा इंसान कहती हैं, ये अगर अपने गिरेबान में झांकें और अपने वालिद के किए हुए करतूत देखें जो ये करते थे, तो इनको पता चलेगा कि हकीकी जिंदगी में भी अगर नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को पास पास खड़ा करें तो पता चल जाता है कौन छोटा और बड़ा है, और इखलाकी साइड पे भी आपको पता चल जाएगा कौन छोटा और बड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम कामयाब होती आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही, इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के बढ़ते हुए खसारे, कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर, कम होती बरामदात, गिरते हुए टैक्स रेवेन्यू, कमज़ोर करेंसी और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के दबाव की सूरत हाल में मुल्क में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम मुतारिफ करवाई गई, लेकिन इस स्कीम के हमें कोई मुस्बत नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। FBR ज़राए के मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद डिक्लेरेशन के ज़रिए 1.6 अरब रुपए का टैक्स ही हासिल हो पाया है, जबकि स्कीम ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद आखिर इतनी कम क्यों है। वज़ीर आज़म साहब ने 3 बार अपने खिताबात में कौम से अपील भी की, आवाम क्यों इस पर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा जाए कि हुकूमत की स्कीम नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मौजूदा हुकूमत ने माली साल के पहले माह में साबका जो हुकूमतें रही हैं उनसे दुगना कर्जा लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हर साल कर्जों में औसतन 2319 अरब रुपए का इजाफा होता है, मगर नवा माली साल के 9 माह में ही 5215 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। सवाल यह है कि कर्जे भी बढ़ रहे हैं, मईशत भी ठीक नहीं हो पा रही है, कमी कहां पर है। जबकि बजट तकरीर में हुकूमती वजीर ने बार बार ये कहा कि महंगाई को मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, और उन्होंने इस मकसद के लिए स्टेट बैंक को ज़्यादा आज़ादी देने का भी तस्करा फरमाया। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने भी तकरीबन इतने ही कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए थे। लेकिन अब स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की खातिर शरह सूद को 5.75% से बढ़ाकर 12.25% कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो सूद की रकम है ये 1400 अरब से बढ़कर 3300 अरब रुपए तक पहुँच गई है। वज़ीर मौसूफ ने बाकायदा तौर पर यह तस्दीक की कि 1900 अरब का सूद में इजाफा खालिस्तन इन्फ्लेशन कंट्रोल फीस है। सवाल ये है ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल फीस है ये हुकूमत अब कहां से अदा करेगी। साबिक हुकूमतें स्टेट बैंक से कर्ज लेकर ये खसारा पूरा किया करती थी, अब हुकूमत ये कह रही है कि वो स्टेट बैंक से पैसे भी नहीं लेंगे, तो फिर ये सारी रकम पूरी कैसे होगी, टैक्स बढ़ाकर या फिर बैंकों से कर्ज लेकर। इस सारी सिचुएशन पर अब बात करेंगे। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं पूछना आपसे ये चाहूँगी कि इस बजट के बाद आप क्या समझते हैं कि मईशत किस हद तक स्मूथ हो गई है। IMF में जाने के तो आप हमेशा मुखालिफ रहे ही हैं, और आप बकौल आपके अभी जो बजट आया है ये भी IMF का ही बजट है जिसमें टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। तो इस बजट के बाद आप इस मईशत को कहाँ पर देखते हैं? क्या इस बजट में जो टारगेट्स का एक अहदाफ के टारगेट्स रखे गए हैं, क्या इस हुकूमत के लिए उनको अचीव करना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा? देखिए, ये हुकूमत वक्त ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क अपने गले लगा लिया है, और ये जो मैं इसमें कोई गलत नहीं कहता हूँ कि ये IMF का बजट है, वजारत ख़जाना के लोगों ने सिर पढ़ दिया है इसे, ये उसी का बजट है। क्योंकि वजारत ख़जाना के डॉक्यूमेंट में आप जो देखें 3 साल का अगले जो मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ये वही फ्रेमवर्क है जो IMF का फ्रेम दिया हुआ है। तो ये इसमें तो अगर कोई डिनाई करे तो ये अजीब सी बात है, लेकिन दिस इज एन IMF बजट। और अगर मैं ये कहूँ भी कि ये बजट अब इसके जो रेवेन्यू के टारगेट हैं बहुत मुश्किल हैं, नामुमकिनात में से हैं, तो मेरे कहने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रायर एक्शन का हिस्सा है। सही। और चूंकि हमने जब IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है इस नंबर के साथ में, तो अब ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ये पार्लियामेंट में पेश भी करे और इसे पास भी कराए, और जब ये मरहला तय हो जाएगा तो फिर IMF 3 जुलाई को उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, तो वहां पर ये पेश करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी जिसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी कहते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, उसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी होते हैं। ये जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है,
इस बॉडी ने अगले साल के अहदाफ का जो ग्रोथ टारगेट था ये 4% रखा था, लेकिन जब IMF को पता चला कि इस हुकूमत ने 4% रखा है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये टारगेट नहीं चलेगा, ये टारगेट होगा 2.4%। मतलब कि ये जो माली साल गुजरा है इसमें भी ये हमारा जो ग्रोथ रेट था ये था 3.3%। अब ये 2.4% से 3% तक पहुंचने के लिए भी 2020-2021 में होगा। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग तो अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करते हैं, तो इससे तो लग रहा है कि हम बिल्कुल ही IMF पर डिपेंडेंट हो गए, अपने आजादाना फैसले हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, इसीलिए तो मैं कहता हूं उन लोगों के जो अभी भी डिनायल मोड में रहते हैं कि ये IMF का बजट नहीं है, ये उस बात का एम्पिरिकल एविडेंस है कि एक पाकिस्तान की हाईएस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है और जो चीज़ जो अहदाफ वहाँ अप्रूव हुई हैं वो हतमी होती हैं, लेकिन IMF का कहना है कि नहीं हम इसे नहीं मानते हैं, बिल्कुल आपने हमारा लेना है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि IMF का बजट है तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने ये रास्ता ले लिया है, अब इस रास्ते में कांटे हों चाहे इसमें जो कुछ भी हो, टारगेट जिस तरीके से भी IMF दे, अब हमें इनके साथ गुजर बसर करना है। अब कैसे बसर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जब ये टारगेट अचीव नहीं होंगे, ये अचीव नहीं हो सकते, इसलिए कि ये माली साल जो ख़त्म हो रहा है हमारा, जिसमें बजट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 4100 अरब रुपए हम इकट्ठा कर लेंगे, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 3,850 बिलियन से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से सफ़र हमने शुरू करना है 5,550 का, जो तकरीबन ओवर 44% ग्रोथ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े ग्रोथ हमने रेवेन्यू के टारगेट अचीव नहीं किए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अनअचीवेबल टारगेट है। लेकिन सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी नहीं है, इससे मसाइल क्या होंगे वो मसाइल भी आपने पूछा तो मैं बता दूं कि इसी 5,550 के बेसिस पे हमने सूबों को भी NFC अवार्ड के तहत पैसे दिए हैं और सूबों ने अपने बजट में जो हमने उनको बताया है वही उन्होंने अपने बजट में शामिल भी कर लिए हैं। तो अब जब ये माली साल शुरू होगा और रेवेन्यू का शॉर्टफॉल शुरू हो जाएगा हर क्वार्टर में, तो हम कैसे सूबों को कहेंगे कि आप अपने बजट को कम करो, अपने अखराजात को कम करो? वो कहेगा डॉक्टर सूबों की आपने बात की, डॉक्टर टारगेट रखा गया है कि सूबे 423 अरब का सरप्लस हमें जो है ना वो देंगे, और ये टारगेट इसलिए रखा गया इससे आपका जो बजट का जो आपका खसारा है, बजट डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने सूबों को ये टारगेट दिया है। अब ये सूबे कैसे 423 अरब रुपया इकट्ठा करके देंगे? इतना आसान है ये? जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बड़े अब राइट सवाल भी कर रही हैं आप। देखिए ये जब तक जो हमने उनको सूबों को बताया है कि आपने ये आपका रेवेन्यू आपके हिस्से कब होता है, क्योंकि हमने टारगेट रखा है FBR के कलेक्शन का 5,550 अरब, तो उसमें ये आपका शेयर बनता है। अगर हम उन्हें वो शेयर नहीं देंगे तो वो कैसे हमें 423 बिलियन हमें देंगे, जो तकरीबन 1% कौमी मजमूई पैदावार का। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ से बजट की स्लिपेज शुरू हो जाएगी। हमने टारगेट रखा है 7.2% बजट के खसारे का। मेरे ख्याल में, मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, ये जानते हुए कि हमारे अंदर कितनी सलाहियत है, हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे FBR में, ये बजट का खसारा 8.5 से लेकर 9% कौमी मजमूई पैदावार के बराबर होगा। ये जो माली सारा है ये 7.2% बजट डेफिसिट पे शुरू हो रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल भी जो हमारा बजट डेफिसिट है वो इतना ही है। तो इस बार बजट ये खसारे का जो टारगेट है कि हमने कितना इसको कम करना है, ये टारगेट क्यों नहीं रखा गया इस बार? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। ये पाकिस्तान की तारीख 72 साल तारीख में, 73 साल तारीख में ये पहला बजट है, ये पहला बजट जिसमें बजट के खसारे को कम करने के कोई हमने टारगेट ही नहीं रखा। हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं इकट्ठा? इससे बजट का खसारा कम नहीं करना है। तो ये इतने बड़े बड़े रेवेन्यू के टारगेट रख के फायदा क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि ये बजट को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये बजट है इकट्ठा करो, टैक्स इकट्ठा करो और खर्च करो, टैक्स इकट्ठा करो और खर्च करो। ये इसलिए रखा गया है, ये वाहिद बजट है जिसमें कोई डेफिसिट का रिडक्शन नहीं है। मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से वजारत खजाना जिसके जहन में ये आया ही नहीं कि भाई बजट के खसारा भी कोई कम करने की जरूरत है। हमें ये तो कम से कम ये इस माली साल में हमें 6% के करीब 6.2% यानी 1% अपने कौमी मजमूई पैदावार का अभी खत्म करना था, अगले में 6 से 5 और उसके बाद 4% पे हमें लेके जाना चाहिए था, लेकिन कोई टारगेट ही नहीं है। ये इसमें सिर्फ ये है कि आप टैक्स इकट्ठा करें और खर्च करें। बजट तकरीर वजीर रेवेन्यू ने ये बताया, बार बार बताया कि महंगाई को मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, और उन्होंने फिर इस मकसद के लिए स्टेट बैंक को ज्यादा आज़ादी देने का भी जो है उन्होंने तस्करा किया, बात करी उन्होंने। गुज़श्ता हुकूमत ने तकरीबन इतने ही कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए, मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि 1400 अरब रुपए मुख्तस किए थे। और फिर स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन कंट्रोल की खातिर शरह सूद को 5.75% से बढ़ाकर 12.25% कर दिया, जिसकी वजह से सूद की रकम 14 अरब रुपए से बढ़कर 3300 अरब रुपए तक पहुंच गई। अब जो वजीर मौसूफ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि 1900 अरब रुपए का जो सूद में इजाफा है ये खालिस्तन इन्फ्लेशन कंट्रोल फीस है। अब ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल फीस है, अब ये हुकूमत कहां से अदा करेगी, कैसे पे करेगी इसे? देखें, ये जो सब ये पूरी जो टीम आई हुई है ना इस वक्त, ये इकोनॉमिक्स 101 की टीम है। हालांकि हमारे जो रेवेन्यू के हैं वो तो शायद बैरिस्टर हैं, उन्होंने शायद ये पढ़ी भी नहीं है इकोनॉमिक्स 101, या पढ़ा होगा, आई डोंट नो, लेकिन लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक है उनका। हाँ। लेकिन बाकी जो है एक गवर्नर साहब हैं स्टेट बैंक के, और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारे जो एडवाइजर आए हैं, ये सारे इकोनॉमिक्स 101 है। इकोनॉमिक्स की पहली किताब पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिस्काउंट रेट को बढ़ाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं। वो भूल गए कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं। ये डेवलप कंट्रीज नहीं, ये किताबें डेवलप कंट्रीज के लिए लिखी गई हैं, ये सारी पॉलिसीज। जहां पर आप खुद सोचें कि कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है हमारा, उसको कोई देख ले। और मैं तो बार बार अपील की है, मैंने हाथ जोड़कर अपील किया है मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से कि सर आके लेक्चर दे दे इकोनॉमिक्स 101 का, कि पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको सामने रख लें और ये बताएं कि डिस्काउंट रेट को बढ़ाने से आलू, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल, इसकी कीमत कम कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही, अभी आपने देखा था कि टमाटर की कीमतें 300% बढ़ गई थी। बिल्कुल ऐसे, हाहाकार मचा हुआ था। बिल्कुल ऐसे। तो क्या वो एक्सेसिव डिमांड की वजह से टमाटर की कीमत बढ़ी थी? ये सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी, क्रॉप खराब हो गया था। सही। तो ये एक सप्लाई साइड फिनोमेना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हाउस रेंट है, 23% हमारा बास्केट जो है वो हाउस रेंट पे उसका वेट, हाउस रेंट का वेट 23% है। वो कैसे हम मेजर करते हैं? वो एक हर क्वार्टर में सर्वे करते हैं, उसका डिस्काउंट रेट से क्या ताल्लुक है? फिर ये कि एजुकेशन की जो फीस है, ये क्या डिमांड की वजह से हो रहा है? बिल्कुल सही। इसकी जो प्राइसेस बढ़ती हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके रोकता है उसको। यहाँ डिस्काउंट रेट से क्या इसका बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज की परफॉर्मेंस की, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्रिकेट की आलमी जंग का सहार सब पर तारी है। आज पाकिस्तान ने क्रिकेट की इस आलमी जंग में अपनी बका की जंग लड़ी, साउथ अफ्रीका को 49 रन से हरा दिया। आज के मैच में पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान ने मैच जीतकर खुद को टूर्नामेंट में फिर से जिंदा कर दिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सर्वाइवल भी आज के मैच के साथ ही, आज की जीत के साथ ही जुड़ा हुआ था। आज का मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान के इम्कानात कुछ रोशन हो गए हैं, लेकिन अगर मगर की जो सूरत हाल है ये अभी भी मौजूद है।
आज पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 308 रन बनाए। हारिस सोहेल ने शानदार बैटिंग की, 89 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम, पूरी टीम उनकी 50 ओवर्स में 259 रन बना कर आउट हो गई और पाकिस्तान ने जो मैच था आज का, ये 49 रन के साथ जीत लिया। आज की जीत तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो, लेकिन वर्ल्ड कप अपने नाम लगाने के लिए पाकिस्तान को अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको तसलसल में लाना पड़ेगा और अच्छा खेलना पड़ेगा, जैसा कि आज अच्छा खेलने को मिला। इस सारी सिचुएशन पर और आइंदा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं बात करूंगी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब, क्रिकेट इतनी अनसर्टन हो गई है, आज साउथ अफ्रीका की टीम हमें प्रेशर में नज़र आई और जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आया, अच्छा खेली जो वो इंडिया के खिलाफ नहीं हमारी टीम खेल पाई। मोहम्मद आमिर, शादाब खान, शाहीन अफरीदी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की और हारिस सोहेल ने अच्छे रन बनाए, बाबर आजम ने 69 रन बनाए। ऐसी स्ट्रेटजी हमें पहले मैचेस में क्यों नहीं देखने को मिली, खासकर इंडिया के मैच में? क्या ये वजह होती है कि इंडिया के मैच में हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशराइज होकर जो हम अच्छा नहीं खेल पाते? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की जीत के लिए, ये पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो इस चीज की, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसे आपने बात की कि इंडिया पाकिस्तान गेम की, वो प्रेशर आपको ऑब्वियसली उससे पहले भी हर बंदा यही बात कर रहा था कि जो प्रेशर हैंडल कर लेगा वो मैच जीत जाएगा। तो आपने इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये चीज देखी है। जो मैंने चीज देखी, जो मेरी सोच है कि वो ये है कि पाकिस्तान का एनर्जी लेवल बहुत डाउन था अगेंस्ट इंडिया और आज के मैच में वही टीम थी लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई था, जिसका मेक बिग टाइम डिफरेंस जो आज नजर आया। अगर यही चीज उस दिन बॉडी में करंट नजर आती तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती। हार जाते लेकिन ये है कि कोई अच्छा फाइट बैक होता, अच्छा मजा आता क्रिकेट का, लेकिन वो एनर्जी बैटिंग में भी नजर लेकिन आज फील्डिंग में फिर हमें कुछ लैप्सेस नजर आए, फील्डिंग हमें कमज़ोर नज़र आई, बड़े कैचेस भी ड्रॉप हुए। हमने देखा कि वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें ऊपर गई हैं उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी रही है अपने मैचेस में, जो टीमें जीतती रही हैं जो आज ऊपर हैं चार्ट में। तो अब ये बताइएगा कि किस तरह की हमें अब स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ये जो हमारा कमी है एक फील्डिंग की, कमज़ोर फील्डिंग की, इसको ओवरकम कैसे किया जाए? इससे यही है कि जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। फील्डिंग ऐसा शोबा है कि जिससे आप एक कैच भी छूट जाए, एक अच्छा रन आउट छूट जाता है, जिससे एक पूरा मैच चेंज हो जाता है। वो एक खिलाड़ी एक इतना अच्छा है, उसको एक चांस मिलता है, वो मैच विनर होता है, उसको चांस नहीं देना चाहिए। जैसे आज के मैच में हमने इतने कैच छोड़े हैं, फिर भी शुक्र अल्लाह का कि हम अच्छा मैच जीते, अच्छे मार्जिन से मैच जीते हैं। लेकिन जो इनके साथ काम कर रहे हैं, जो इंग्लैंड कंडीशन है, ये उन पे देखा जाता है कि ये ज्यादा कैचेस किस मौके पे छूटे जा रहे हैं। वैसे बॉल से प्रैक्टिस की जाए। अगर ओल्ड बॉल उनसे नहीं कैचेस हो रहे तो ओल्ड बॉल की प्रैक्टिस की जाए, उनको हाई किया जाए, उनके साथ अच्छा काम किया जाए, तो डे बाय डे तब्दीली आ सकती है। ये अच्छे यंगस्टर क्रिकेटर है, फाइट कर रहे हैं, तो इनमें फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि ये मैच को बहुत 40-50 रन बचा सकते हैं। 40 नहीं तो 30 रन हम ऐसे बचा सकते हैं, अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आखिरी सवाल मेरा आपसे। जाहिर है आप बेहतर तौर पर जानते भी हैं ऐसे जज्बात को, ऐसी फीलिंग्स को, खासकर जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं और हार जाते हैं। पिछले मैच में आपने देखा जब हम इंडिया से हारे तो किस तरीके से पूरी आवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया, सोशल मीडिया पे हमने देखा, इवन की गालियां तक दी गई, जो कि नहीं होना चाहिए। जाहिर है जो खेल में हार जीत जो होती है खेल का हिस्सा होती है। ऐसी सिचुएशन के बाद जब आपका मोराल इतना ज़्यादा डाउन हो जाए, आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाए, फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाए, तो कम बैक करना कितना मुश्किल होता है। आज तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने प्रेशर के बाद, इंडिया से हारने के बाद, कौम का गमो गुस्सा सारा सहने के बाद कम बैक किया है, तो कितना मुश्किल होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि एज ए स्पोर्ट्समैन ये बड़ी चीज फील होती है कि जैसा अभी हम इंडिया से मैच हार गए, मेरी इतनी बुरी फीलिंग थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लेयर्स को ऐसी बुरी बातें कहे या गाली सुनाए। गाली गलौज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब आपका। एक बार फिर से आपको आज पाकिस्तानी टीम की जीत मुबारक हो और दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे ही जीत जो है ना हमारा मुकद्दर बनती रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।